रोटेशनल मोशन, ये आना ना 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 ना, ये है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? ये ऑन 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 ऑन, ये है रोटेशन। ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका पूरा मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो फोर्स ऊपर, आर इधर, तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क कहाँ लग रही है, बाहर। टॉर्क इसको बाहर लेके जाएगी। इस केस में टॉर्क इसको दर 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 अंदर, इस केस में टॉर्क इसको दर 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 कहाँ, बाहर। अब उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से मना के। रेडियस बढ़ गया तो मेरा कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है ना, होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि खुल गई हैं बाहें, खुल गई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बाहें खुल गई हैं। जब बाहें खुल गई हैं तो I इज इक्वल टू MRC। ये घूम रहा है सेंट्रल एक्सिस से, ये सेंट्रल एक्सिस से क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, सेंट्रल एक्सिस से घूम रहा है। अगर हमें सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, वानी, शेख साहब, राहुल, करण, रवि, पीयूष, उत्कर्ष, सरदीप सिंह, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू और बशीर, नजीर और नाजिया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बट थोड़ा सा मेरे शोल्डर में तकलीफ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट मैं तब भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके सर, अच्छा आज क्या लाए हो? आज हम लाए हैं दैट इज वन शॉट सिक्स, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द रोटेशनल मोशन। बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर करते वरते कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। पूरा वन शॉट देखना प्लीज, आराम से देखना, अगर डाउट्स आराम से देखना अगर पहले नहीं देख रखा है, बट 2x पे देखना अगर पहले आपको इस चैप्टर की समझ है। अच्छा, आपके सामने एक प्यारा सा थंबनेल है, ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। अच्छा, ही इज फ्रॉम कश्मीर, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बंदा है। मैं नाम उसका नहीं लूंगा, पहले उससे इजाजत लूंगा, फिर मैं उसका नाम भी लूंगा। अच्छा, क्या है? दैट इज क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और ये क्या है? दैट इज रेड थंबनेल है। ऐसा लग रहा है जैसे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से मना के। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, क्या है टॉपिक? मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर इसकी बाकायदा मैंने स्लाइड बनाई है, डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं पहले थोड़ी सी ना आपको इसके रिलेटेड बात करना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या। मैं बोल रहा हूं सम टोटल इस चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ोगे। कितनी चीजें पढ़ोगे? 3 चीजें पढ़ूंगा मैं अपने सुनहरे पेन से, वो 3 चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज जो आप पढ़ोगे वो क्या रहेगा? दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आप ये क्यों पढ़ते हो? पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? दैट इज सेंटर ऑफ मास। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? दूसरा टॉपिक आपका रहेगा दैट इज रोटेशनल मोशन। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? दैट इज रोटेशनल मोशन। क्या रहेगा? रोटेशनल मोशन। और तीसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा? तीसरा टॉपिक आपका रहेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 3 टॉपिक आप कायदे से पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है? कौन सा? दैट इज सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका पहला टॉपिक रह गया, ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा, और ये आपका
तीसरा टॉपिक रहेगा कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास ये है वो पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक मजे में मुझे फैन उठाना पड़ेगा, ये जी आपके लिए फैन ला रहा हूं मैं कांधे पे, ओहो बारी है ना। अरे सुनो मेरी बात, ये जो मैंने आपके सामने घुमा दिया ना, ये ऐसे, ये क्या चीज होगी, दैट इज रोटेशनल मोशन। कायदे से पढ़ेंगे, सीखेंगे हर एक चीज को। ये जो मैंने आपके सामने घुमा दिया ना, ये है रोटेशनल मोशन। बात समझ आई कि नहीं आई। ओह बड़ा पुराना फैन है यार। ठीक है, इसको मैं इधर रख लेता हूं। ठीक है, कायदे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, वो सुस्ती जो इसको घूमने ना दे उसको बोलते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया कि नहीं आया। अब हम अपने मैन टॉपिक पे आते हैं। मैन टॉपिक क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास हो गया कि वो पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड करता है या कंसंट्रेटेड होता है। मैं बोल रहा हूं द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मास इज बेसिकली अ पॉइंट। ये कोई मास नहीं है, ये एक पॉइंट है वेयर द इंटायर मास, जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या करता है, कंसंट्रेट होता है, इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा मेरे पास माउस है, इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इसका पूरा मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। उसी तरह से ये मेरे पास रिमोट वावा है, ये मेरे पास क्या है, रिमोट वावा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ऐसे ही आपके घर पे ना ऐसे टॉय होगा, ये टॉय होगा, ये चिड़िया होती है ना, इसके वजन आगे से भारी रखते हैं तो आपकी फिंगर्स पे क्या कर जाती है, दैट इज बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अच्छा इससे ये डेफिनेशन भी निकलती है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बॉडी का जहां पे उसका वेट बैलेंस हो जाता है, पूरी बॉडी का वेट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से आपने ये पत्थर रखा है, फिर आपने ये एडजस्ट किया, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, फिर ये आपने एडजस्ट किया, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये आपने एडजस्ट किया, ये ऐसे ऐसे करते करते जैसे 7 टाइल्स नहीं खेलते होते थे, तो जहां पे वेट बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं रॉड की। ये मेरे पास रॉड है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच, L/2 पे होगा, L/2 पे होगा। सर आपको कैसे पता, मैंने ये पहले ही मान लिया था, इसकी लेंथ क्या होती है, L होती है। बात समझ आई कि नहीं है। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में जिसमें सपोज कर लेते हैं कि पूरा मास उसका वहीं पे कंसंट्रेटेड होगा, या क्या होगा कि जहां पे उसका वेट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसी को क्या उस बॉडी का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। होप आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद है व्हाई वी यूज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इट मेक्स इट इजी टू सॉल्व द मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वेयर वी हैव टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑडली शेप्ड एंड द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। देखो कुल मिला के मैं ना आपको शॉर्टकट बताता हूं, ये कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ है, बस ये याद रखना सेंटर ऑफ मास हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैं बोल रहा हूं जी ये हमारा पेड़ है जी, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने बना दी गाड़ी, ये मेरी आगी जी फरारी, ये मेरी क्या है, फरारी, ठीक है, फरारी दिख रही है। मैं बोल रहा हूं इस पेड़ से मेरी फरारी, सॉरी वेरी सॉरी, मैं बोल रहा हूं इस पेड़ से मेरी फरारी चढ़ी यहां तक। मैं बोल रहा हूं 20 मीटर चली, तो 20 मीटर जो आपने चलाई ना मेरी फरारी यहां से लेकर वहां तक, वो 20 मीटर ध्यान से देखना यहां से लेकर यहां तक के हैं, या वो 20 मीटर यहां से लेकर यहां एंड तक के हैं। अब बताओ ना मुझे, ये 20 मीटर ये वाले 20 मीटर है कि ये वाले 20 मीटर है। और सवाल तो बड़ा नाइस है,
सवाल बहुत नाइस है। मैंने बोला गाड़ी उस पेड़ से डर करके आगे चली। अब ये बताओ, क्या बताओ, ये बताओ कि ये 20 मीटर आप इस एंड से लोगे कि इस एंड से लोगे? सर सही बोल रहे हो। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने क्या बोल दिया कि इस कार का बना लो गोला। ये मैंने इसका गोला बना दिया और इसके पॉइंट में यहां पे रखा। वो गोला जहां पे रखा जाएगा वही इस गाड़ी का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। और हम एक्चुअल में क्या बोलेंगे? ना जी, ऊपर वाला भी गलत है, नीचे वाला भी गलत है। सही क्या है? 20 मीटर दूर सेंटर ऑफ मास से। किससे? सेंटर ऑफ। होप आपको ये कंसेप्ट बड़ा अच्छे से पकड़ा होगा आपने इसने। ठीक है, अच्छा देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी। तो दो बॉडी बनाते हैं, सुनना, टू बॉडी। ये बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर, बात समझ आई कि नहीं? और इनका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर बीच में होगा ना, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी सिस्टम कैसे निकालते हैं? मतलब ये पॉइंट है, अब स्पेस में ये कई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, ये स्पेस में कोई पॉइंट है ना चाचा, इस पॉइंट को निकालने के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट है, ये कोई पोजीशन है। तो आपको इस पोजीशन वेक्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा पोजीशन के लिए। तो मैंने ये बनाया इसका एक्स एक्सिस और ये बनाया इसका वाई एक्सिस। क्या बनाई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और मैं बोल रहा हूं कि ये m1 यहां से x1 की दूरी पे है और ये वाला यहां से y1 की दूरी पे। ठीक है, और ये वाला यहां से x2 दूरी पे है और ये वाला यहां से y2 दूरी पे है। बात समझेगी ना? ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब मरना ये है कि मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा? x सेंटर ऑफ मास, और ये क्या होगा? y सेंटर ऑफ मास। समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह से इन दो के z कोऑर्डिनेट भी होंगे और इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट भी होगा। बात समझेगी ना? तो इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने ऐसे याद रखना है। अगर आपसे पूछे x सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछे y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर आपसे पूछे z सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है और z कोऑर्डिनेट ये है। तो जर्नली मेरे से कोई पूछे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज r सेंटर ऑफ मास क्या है, r सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप क्या लिखोगे? r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जर्नली लिखा गया है। समझ आया कि नहीं है? तो ये क्या था? दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास की टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या अगर यहां पे 3 बॉडी सिस्टम होते तब हमारे पास यहां पे क्या आ जाता है? m3x3, यहां पे क्या आ जाता है? m3y3, यहां पे क्या आता है? m3z3 और यहां पे क्या आता है?
R3। बात समझ आई कि नहीं है? ये जर्नल है सेंटर ऑफ मास के लिए, ये जर्नल फॉर्मूला है किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। समझ आई कि नहीं है? अब इसके बाद पढ़ना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, इधर देखना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए मैं कैसे करवा रहा हूं, देखना ध्यान से, आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास एक्स है मेरी, और ये मेरे पास वाई है। ये मेरी एक्स थी, ये मेरी यामिनी है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मैं बोल रहा हूं दो बॉडी सिस्टम है, ठीक है? क्या ये दो बॉडी सिस्टम ऐसे ऊपर गए, ऐसे गए? क्या इनका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर गया होगा? और क्या इनका सेंटर ऑफ मास भी नीचे आया होगा? आया होगा, नहीं होगा? बात समझ आई कि नहीं है? सेंटर ऑफ मास में दूसरे कलर से बता देता हूं। ये सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर गया है ना, इसकी मोशन हुई, और ये सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। ये सी ओ एम पहले ऊपर जा रहा था, सी ओ एम ऊपर जा रहा था, सी ओ एम ऊपर जा रहा था, सी ओ एम नीचे आ रहा है, सी ओ एम नीचे आ रहा है, और सी ओ एम नीचे आ रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है। इसी को तो बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसी को तो क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसको मतलब मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो मतलब जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होता है। उसको कैसे निकालते? अब मैं क्या निकाल रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकाल रहा हूं? दैट इज, सुनना, क्या निकाल रहा हूं अभी? अभी हम निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं, दिल बनाते हैं ना यार, दल से लिखते हैं, दिल से, दिल से। ये आएगा हमारा दल, ये हमारा दिल आ गया। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ना हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला ले लेंगे। ये देखो जी, हमने लिखा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर वेक्टर भी बताना चाहते हो इधर वेक्टर लिख दो, इधर भी वेक्टर लिख दो, इधर भी रख दो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये पोजीशन बता रहा है ना। अच्छा, इस m1 m2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कैसे लिखोगे? r सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो वेक्टर भी लिख सकते हो। तो मैं ये अच्छा बच्चा हूं तो मैंने ये वेक्टर ऐड कर दिया, और ये भी क्या कर दिया? वेक्टर ऐड कर दिया। जहां पे अभी आपको कोई डाउट होगा आप कृपया करके वहीं पे कमेंट करें, ठीक है? मेरे पास है ही 50-60 बच्चा है, तो मैं आराम से आपके कमेंट का जवाब दे सकता हूं, ठीक है? इतना एटीट्यूड तो है नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतनी सारी जनता तो इकट्ठी नहीं हुई है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डी अपॉन डी टी बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो इससे। तो मैंने लिखा डी अपॉन डी टी, आर सेंटर ऑफ मास m1 m2 इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। समझ आया कि नहीं आया? इस तरफ भी डिफरेंशिएशन हुई, उस तरफ भी डिफरेंशिएशन होगी। इस तरफ जब डिफरेंशिएशन होगी तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या आ गया? m1 प्लस m2। और इस तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा d अपॉन डी टी m1 r1 वेक्टर प्लस d अपॉन डी टी m2 r2 वेक्टर, ठीक है? जब ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2, इस तरफ से m1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? डी आर वन अपॉन डी टी, और m2 आ गया बाहर, डी आर टू अपॉन डी टी। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, देखो डिफ्रेंसिएशन है ना जो, ये आपने ऊपर भी लगाई, इधर डिफ्रेंसिएशन आपने इस साइड भी लगाई, इस साइड डिफ्रेंसिएशन इससे आर सेंटर ऑफ मास से किया ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर आ गया, ठीक है? अच्छा, फिर ये d अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर ये ऐसे अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो d अपॉन डी टी इसके साथ भी आ गया, d अपॉन डी टी इसके साथ भी आ गया। फिर मैंने m1 को बाहर निकाल दिया, m1 को बाहर निकाल दिया, ये जूं का तू लिखा, ठीक है? ये मेरे पास क्या आया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
v2, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी लिखते हैं, v1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, v2 लिखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछना, बार बार आप अगर समझ नहीं आ रहा रिपीट करके देखो, बार बार देखो है क्या, डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन को तो वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है। फिर यहां पे हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप वेक्टर लिखना चाहते हो तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ना लिखोगे तो कोई भी मतलब कुछ 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 भी नंबर शंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन आ गई किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जर्नल इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा, अगर मतलब इसके अलग अलग कंपोनेंट के भी तो लिख सकते हैं, मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के कैसे लिखेंगे, m1 vx1 प्लस m2 vx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। मतलब ये जर्नली लिखा था ना, ये वाला जर्नली, ये समझ नहीं रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो फॉर्मूला आपने ऊपर निकाला है ना, वो आपने जर्नली के लिए निकाला था, जर्नल है वो। अब एक्स डायरेक्शन में अगर सेंटर ऑफ मास को मूव करेगा तो आप ऐसे लगाओगे ना, वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर की तरफ ही मूव करोगे तो कैसे लगाओगे, देखना, वेलोसिटी ऑफ वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 vy1 प्लस m2 vy2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसी तरह से जब आप vz सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो कैसे लिखोगे, m1 z1 का वेक्टर प्लस m2 z2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज ध्यान में रख लो कि ये अलग अलग कंपोनेंट के लिए, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए, x के लिए, y डायरेक्शन के लिए और z डायरेक्शन के लिए। जैसे आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला है वैसे ही आपने क्या निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो आसान है, ये मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले हम जर्नली निकालेंगे, फिर हम x के लिए निकाल लेंगे, y के लिए निकाल लेंगे और z के लिए निकालेंगे। होप आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा सुनो, हमने अभी निकाला ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप इसको वेक्टर कंसीडर करोगे तो ये वेक्टर के डायरेक्शन डाल लेना। अभी हमने ये निकाला, अब मैं बोल रहा हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डी अपॉन डी टी बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो। बट डिफरेंशिएट से पहले ना मैं एक काम कर लेता हूं, देखो डिफरेंशिएट हम करेंगे, कोई डाउट नहीं, कहीं कहीं तावल नहीं है, डिफरेंशिएशन हम करेंगे। पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम ये काम कर लेते हैं कि इसको उठा के ना हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 v1 का वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर, ठीक है। अब इस पे हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप जब डिफरेंशिएट करोगे, इस तरफ भी डिफरेंशिएशन होगी d अपॉन डी टी, v सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2। मत बोर हो जाओ, मैं पता क्या कर रहा हूं, इधर देखो ध्यान से, आराम से सुनना, मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देखो इसके आगे डिफरेंशिएशन लगाई और इसके आगे भी डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, d अपॉन डी टी। ये क्या लिख रहा हूं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। होप आपको ये चीज क्या हो रही होगी, क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा सुनो, आप इसको मैं जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या आ जाएगा m1 प्लस m2।
इसको अंदर मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, डी अपॉन डी टी m1 v1 वेक्टर प्लस डी अपॉन डी टी m2 v2 वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ए सेंटर ऑफ मास m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरफ क्या लिखेंगे, m1 आ गया हमारे पास बाहर, क्या बचा d1 अपॉन dt प्लस m2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा dv2 अपॉन dt। अच्छा देखो, अभी तक आपने वेक्टर वेक्टर साथ साथ में लेके चलेंगे, ये वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर ही है ना, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा देखो, ये वाला भी वेक्टर है, ये वाला भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेक्टर ही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना आ गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो d1 dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है, dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा, जर्नल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला लिखा देता हूं कि देखो ऐसे क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप क्या लिखते हो, जनरली क्या लिखोगे, दैट इज m1 a1 जो अभी निकाला प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि x डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, y डायरेक्शन में कैसे निकलेगा और z डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, मतलब एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कैसे निकलेगी। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, समझ आया कुछ, y डायरेक्शन में, ठीक है, z डायरेक्शन में, बात समझे नहीं, क्या शॉर्टकट मारा सर आपने। अब आपको आता है ना, अब आपको निकालना आता है सेंटर ऑफ मास, तो अब वो शॉर्टकट हम मार सकते हैं। बात समझे कि नहीं हो, जीते रहो जागते रहो, पढ़ना है, आंखें लाल हो रही हैं ऐसे ही। भाई चश्मा मैंने ये सोचा था कि चश्मा लगा के पढ़ाएंगे, बट क्या करें यार, भूल गए हम लगाना, डाल मारना भूल गए। चश्मा लगाएंगे तो पढ़ाएंगे। आहा भाई गॉड, क्या नजर आता है, ओह, एक के चार चार नजर आते चश्मा लगा के। आहा, अच्छा ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास का टॉपिक खत्म होता है और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, रोटेशन मोशन। ये देखो फैन घूम रहा है, ठीक है, रोटेशन मोशन ये है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आना ना 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 ना, ये है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, ये ऑन 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 ऑन, ये है रोटेशनल मोशन, समझ आएगी ना। देखो ये, देखो ये आ गया, दैट इज पॉइंट ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसके नीचे से ये अगर ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके इर्द गिर्द ये चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। जब कभी भी कोई भी चीज एक पॉइंट के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। और ये जो एक्सिस है यहां से लेकर ये नीचे तक जिसके अराउंड ये मूव करती है तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन का कंसेप्ट आप थोड़ा दिमाग में रखोगे, बात समझ आएगी नहीं है। अच्छा, फैन को थोड़ी देर दूर रखते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला, रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन अ फिक्स ऑर्बिट इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। अच्छा देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये जिस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन,
और मैंने कोई चीज बांध करके ना इसको रोटेट करवा रहा हूं, ये और ये एम मास बांध दिया आर रेडियस पे, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, रोटेट करवा रहा हूं। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। इसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन। बड़ा आसान से कंसेप्ट है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं जो हम अगले वाले कुछ मिनट्स में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज है, ठीक है। सुनो, मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखना आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं वो फैन है ना, सामने से मैंने ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है, ये फैन है, ये फैन का एक पंखा है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो, ये कितना एंगल रोटेट किया ना, ये इसका आ गया रेडियस, ये आ गया इसका क्या, एंगल। कितना एंगल रोटेट किया, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस ये है ना, एंगुलर डिस्टेंस इज द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग एंगुलर रोटेशनल मोशन। अच्छा, ये वाला जो चीज है ना, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, इसको अभी के लिए मैंने क्या माना है, एक्स। और सबको पता है थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है यहाँ पे, एक्स, और रेडियस क्या है, आर। दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा। और अगर कोई पूछे भी ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एक्स इन एक्स अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये बात अपने जहन में रख लेना, ओके। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सुना इधर, इसके बाद जैसे एंगुलर डिस्टेंस है ना, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा होता क्या है, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ये बात समझे कि नहीं है, डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसकी डेफिनेशन है। थीटा आप सब जानते हो, थीटा क्या है, डी अपॉन डी टी। थीटा की जगह आप लिखोगे दैट इज एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन, अभी तो निकाला यार, अभी तो आपने ये बोला थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है, आर अपॉन रेडियस होता है। क्या बात करते हो यार, मैं रोने लग जाऊंगा यार। थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक। फिर आपने ये बोला कि ओमेगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये आर को आप इस तरफ ले आए, ठीक है। समझिए, आर को आपने इस तरफ ले आया, ठीक। ये हमारे पास हो गया ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो अगर मैं v को लिखूं, अगर मैं क्या करूं, v को लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूं, टेंशन नहीं लो आप।
ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ठीक समझना, तो v इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आर आर इंटू ओमेगा। ये रिलेशनशिप रहेगा किसका, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। बात समझे कि नहीं है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है ना इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट, थीटा की यूनिट होती है रेडियंट और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट रहेगी दैट इज रेडियन। इसकी यूनिट क्या रहती है, रेडियन रहती है। ये ध्यान में रखना, ठीक है? बात समझ आई कि नहीं है? इसी तरह से हमने ना अब क्या डिस्कस करना है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बदलने को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। जो अल्फा होता है ना वो क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। और इसकी यूनिट देख लो, इसकी यूनिट पता है क्या होती है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या है, ओमेगा की, ओमेगा की है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। और एक सेकेंड इधर से भी आएगा तो ये सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, आप अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, दैट इज v अपॉन आर, लिख सकते हो ना, v अपॉन आर। तो अल्फा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और आर को आपने इधर लिख दिया। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन आर, आर अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको उठा के उधर, उसको उठा के इधर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, एक्सेलरेशन के बीच में, और दूसरा रिलेशनशिप किसके बीच में है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का क्या है, रिलेशनशिप है। अच्छा, ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप था, मैं लिख ही देता हूं इधर, मैंने बोल रखा है पहले बट मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप था, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, और एंगुलर डिस्टेंस के बीच में क्या था, रिलेशनशिप था। होप आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड थीटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप वी एंड ओमेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा। ये सवाल आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। देखो, हम इस एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करेंगे किससे, एल से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, किस बला का नाम है मोमेंटम? देखो, मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी घूमती बॉडी में कितना मोशन है। मोमेंटम का मतलब क्या है, दैट इज बॉडी के अंदर, किसी भी मास के अंदर कितना मोशन है। बट एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, किसी भी घूमती बॉडी के अंदर, जैसे ये बॉडी घूम रही है, इसके अंदर कितना मोशन होगा, उसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब घूमती हुई बॉडी में कितना, घूमती हुई बॉडी में कितना मोशन है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की दो डेफिनेशंस हैं, हम बहुत अच्छे से दोनों डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज रोटेटेड इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। मतलब जब कोई बॉडी घूम रही है, चक्कर खा रही है,
तो उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सिंपल लेते हैं। जब कोई बॉडी m मास की घूम रही है तो उस बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एंगुलर, कितना मोशन है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। बात समझे कि नहीं, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू पी। और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने से आता भी क्या है, वेक्टर। और इसको अच्छे से क्या बोलेंगे, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। और ये आ गया हमारा साथ में यूनिट वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। और मैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालना अगले पेज पे सिखाऊंगा। बात समझे कि नहीं है। और यहां पे हमें थोड़ी सी याद आनी चाहिए, किसकी, थोड़ी सी याद आनी चाहिए हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट इज ए क्रॉस बी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो याद रख लेना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एक चीज और याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली याद रखना, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये डॉट प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो जाता था। साइन 90 पे क्या वैल्यू आएगी, साइन 0 पे क्या वैल्यू होगी, ये बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, मोशन इन अ प्लेन, जहां पे वेक्टर मैंने बाकायदा पढ़ाया था। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी के बराबर होता है। जब आप उसमें से क्रॉस हटाते हो तो क्या आता है, आर पी साइन थीटा। और ये जो एन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी यूनिट क्या होगी, एल की क्या यूनिट होगी, देखो सुनो, ये मेरे पास एल है ना, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये लिख रहा हूं ना मैं। इसकी यूनिट एम है, इसकी यूनिट क्या होती है, पी की यूनिट क्या होती है, पी की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये m से m स्क्वायर हो जाएगा और kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ये l है इज इक्वल टू r इंटू पी। इसका r का डायमेंशन क्या है, दैट इज l। और इसका डायमेंशन क्या होता है, m l t माइनस 1। और ये कितना होगा, m एल का बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। और ये टी की पावर क्या आ जाएगी, -1। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अच्छा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय अ स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय अ स्क्रू रूल। देखो ध्यान से, मान के चलो कि ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। आपने ना इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, m बॉडी को ऐसे घुमा दिया, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर कहां पे है, इधर। और इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी कहां है, इधर। और इसका रेडियस भी वेक्टर यहां से क्या कहां पे है, बाहर है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इधर है, आर वेक्टर इधर है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये क्या बोलता है, स्क्रू रूल क्या बोलता है आर को पी पे क्रॉस करो, आर पे पी आर को पी पे क्रॉस करो, आर को पी पे क्रॉस करो। ये क्रॉस किया है ना, ये क्रॉस किया ना, जैसे ही क्रॉस किया तो ये ऐसे लग रहा है नेट टाइट हो रहा है। तो नेट कहां जा रहा है, नेट की मूवमेंट हो रही है इनवर्ड। तो इसमें
जो एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। वो क्या होगी, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर होगी, इनवर्ड। मतलब देखो ये फिरकी है ना, आपने इसको ऐसे घुमाया, ये फिरकी है, इसका आपने कैसे घुमाया इसको, मतलब ये ऐसे घुमाया। जब आपने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, जब ऐसे घुमाओगे तो मास इधर जाएगा, तो आर क्रॉस पी करोगे तो ये पूरा मास निकल के कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। मतलब आपने फैन को कैसे घुमाया, आपने फैन को ध्यान से समझना, आपने फैन को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। जब आप ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे, जब आप ऐसे ऐसे घुमाते हो तो ये वाली चीज कहां जाती है, अंदर की तरफ। तो ये फैन कहां जाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वही मोशन होगा जो इसको घुमाते घुमाते कहां लेके जाएगा, अंदर की तरफ। जैसे मैंने इसको कहां घुमाया, ऐसे घुमाया, तो मोमेंटम इधर था, मोमेंटम इधर और रेडियस वेक्टर इधर। आपने आर को पी पे क्रॉस किया तो इसकी डायरेक्शन कहां बनी, इनवर्ड। एल की डायरेक्शन कहां बनी, इनवर्ड। और अब मैं इसकी अपोजिट अपोजिट ले रहा हूं, इसका अपोजिट घुमा रहा हूं। देखो ये एम वेक्टर, इसको मैंने अपोजिट घुमा दिया, ठीक है। जब मैंने इसको अपोजिट घुमाया तो एल वेक्टर कहां है, एल वेक्टर या पी वेक्टर कहां है, यहां पे। और आर वेक्टर कहां पे है, यहां पे, है ना। तो क्या बोलता है स्क्रू रूल, आर को आर को पी पे घुमा दो, आर को पी पे घुमाओ, आर पे की पी पे घुमाया तो ये स्क्रू निकल के कहां आया, आउटवर्ड आया ना, ऐसे निकल के कहां आया, आउटवर्ड। तो एल की जो डायरेक्शन होगी इस केस में वो क्या होगी, मतलब अगर आप मास को ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर जाएगा, पूरा सिस्टम को लेके कहां जाएगा, अंदर। और जब इसका उल्टा घुमाओगे तो ये पूरे को सिस्टम को निकाल के कहां आएगा, बाहर की तरफ। समझ आया कि नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने आर को पी वेक्टर पे क्रॉस करना है। तो ये नेट क्या हो रहा है, देखो नेट क्या हो रहा है, टाइट। तो ये कहां जाएगा, अंदर। आपने कुछ नहीं करना है, आर क्रॉस को पी पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये नेट कहां जा रहा है, ये नेट खुल रहा है ना, और कहां निकल के, बाहर। इस केस में एल की मूवमेंट, एल की डायरेक्शन बारवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। और इसके केस में ये डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एल। मैं एक बार और दोबारा बता देता हूं। अगर आपने इसको ऐसे घुमाया, पी आर, आर को घुमाओ पी पे तो कहां जाएगा, खुद देखो। ऐसे नेट को ऐसे टाइट करते हो तो कहां जाता है, अंदर जाता है। अब देखो उल्टा घुमाया, वेलोसिटी वेक्टर इधर, मोमेंटम वेक्टर इधर, रेडियस वेक्टर इधर, आर को पी पे, तो ये देखो नेट खुल रहा है, और खुल के कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एल की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यहाँ पे एल की डायरेक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, समझ आया ना। ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। होप आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, हमारे पास अब टॉपिक क्या है, दैट इज टॉर्क। क्या टॉपिक है, टॉर्क। क्या होता है टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है वो फोर्स जो चीजों को घुमाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फैन है ना। तो ये फैन है, तो आप ध्यान से समझना, ये मैंने इसको फोर्स लगाई है ना, ये फोर्स लगाई तो ये घूमने लग गया ना। वो फोर्स जो चीजों को घुमाती है उसको टॉर्क कहते हैं। मतलब टॉर्क एक फोर्स है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। इसको अरेबिक में हा बोलते हैं, हा नहीं बोलते, वैसे ही होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं। मतलब वो फोर्स जो चीजों को घुमाती है, ये ऐसे है ना, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। अच्छा देख, जब चीज ऐसे घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये गई इधर से नीचे और यहां से नीचे गुजर गई। अब ये वाली फोर्स मैंने ऐसे लगाई, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, यहां से गई, यहां से बाहर आ गई। बात समझ आई कि नहीं। तो आप चीजों को ऐसे भी घुमा सकते हो, चीजों को ऐसे भी घुमा सकते हो। बात समझ आई कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अभी तो मैं मैन टॉपिक पे आता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क। टॉर्क ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से चीजें घूमती हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ
द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। मतलब सुनना, ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, तो ये आ गया कितने दूरी पे कोई चीज रोटेट कर रही है, दैट इज एम। ये आपने फोर्स लगा दी, ठीक है। ये वाली फोर्स जो चीजों को घुमाती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज टॉर्क। अच्छा, टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन भी क्या है? दूसरी डेफिनेशन भी है क्या? दैट इज टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं अच्छे से बोलूं तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आर क्रॉस एफ को कैसे लिखा जाता है? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है टॉर्क की, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई ये इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, हमें पता है टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यही होता है ना। अच्छा, वो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होगी? दैट इज टॉर्क की। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ टॉर्क? डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होते हैं? दैट इज, हमें यह पता है कि टॉर्क होता है दैट इज आर क्रॉस एफ। आर की डायमेंशन क्या है? एल। और फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एम एल पावर टू टी माइनस टू। तो ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका? टॉर्क का। और मैं अच्छे से बोलूं, टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। टॉर्क और वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब मेरी बात ध्यान में रखना, एक्चुअली ये जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। किसके? क्रॉस प्रोडक्ट के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हैं। देखो, घूमती हुई बॉडी में जितना मोशन होगा उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, और वो फोर्स जो चीजों को घुमाती है उसको बोलते हैं टॉर्क। उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। और दोनों, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी एंड टॉर्क इज द आर क्रॉस एफ। R cross F. What is the direction of torque? The direction of torque is given by the screw rule. Is given by the screw rule. इसका मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। ये मान के चलो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या? एक्सिस ऑफ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अंदर। और कोई चीज इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे घूम रही है सर्कल में, ये आन ना 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 ना, ये ऐसे घूम रही है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखना, इसका रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी? इसके रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होगी इधर, ये आर वेक्टर इधर, और ये ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स वेक्टर कहां होगा? इधर होगा। बात समझ आई कि नहीं है? स्क्रू रूल क्या कहता था? स्क्रू रूल ये कहता था टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, के आर को एफ पे क्रॉस करो। आर पे एफ पे क्रॉस किया, है ना, तो नेट क्या हो रहा है? टाइट। नेट टाइट हो रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां है? टॉर्क की डायरेक्शन इस पे, टॉर्क की डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड। कैसी डायरेक्शन है? इनवर्ड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, समझ आया? है ना। हमने इस पे फोर्स लगाई इधर, रेडियस वेक्टर इधर था, तो हमने क्या करना है? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ जब करोगे तो ये देखो नेट क्या हो रहा है? नेट क्या हो रहा है? टाइट। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां होगी? अंदर होगी। मतलब जब आप चीज को ऐसे घुमाओगे तो टॉर्क इसको अंदर लेके जाएगी, ये फोर्स इसको क्या करेगी? अंदर लेके जाएगी। और इसमें जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, और उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? अंदर की तरफ होगी। दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस बताता हूं मैं आपको। देखो, दूसरा केस कैसे है? जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या? अंदर की तरफ। ये मास m था, और मैंने इसको कैसे घुमा दिया? ऊपर की तरफ घुमा दिया।
ठीक है, ये फोर्स कहां, ऊपर की तरफ लगा दी, ये फोर्स कहां लगा दी, ये फोर्स लगी ऊपर की तरफ। रेडियस वेक्टर कहां है, इधर। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे दोगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर को एफ पे मारो, आर को एफ में क्रॉस किया तो ये नेट क्या हो रहा है, खुल रहा है, खुल रहा हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो जो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। मतलब ये देखो, सुनना ध्यान से, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अंदर की तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके इर्द गिर्द ये घूम रही है। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो फोर्स ऊपर, आर इधर, तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क कहां लग रही है, बाहर। टॉर्क इसको बाहर लेके जाएगी। इस केस में टॉर्क इसको दर 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 अंदर, इस केस में टॉर्क इसको दर 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 कहां, बाहर। अब जो मोशन इसको बाहर लाएगा उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, और जो मोशन इसको अंदर ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। यहां पे एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है। यहां पे टॉर्क भी किसकी तरफ है, बाहर की तरफ। यहां पे टॉर्क किसकी तरफ है, अंदर की तरफ है। होप आपको ये टॉर्क वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं, आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना आ गई है। ठीक है, फैन को थोड़ा साइड रख लेते हैं, फिर पढ़ाता हूं मैं आपको। अच्छा, आगे चलते हैं, दैट इज किस पे, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क दैट इज टाउ एंड एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल। टाउ और एल के बीच में रिलेशनशिप निकालना, ये आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, अगर आप रोटेशन की बात करो तो फोर्स आ जाती है टॉर्क, और मोमेंटम क्या आ जाता है, दैट इज, मोमेंटम क्या आ जाता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जब आप चीजों को घुमा रहे होते हो। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखो, जब चीज ऐसे ट्रांसलेट हो रही होती है तो यहां पे होता है मोमेंटम, है ना, और ये होता है फोर्स। तो यहां पे फोर्स क्या होगी, दैट इज dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसी को आप क्या बोलते थे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही बोलते थे ना। अब ये चीज दिमाग में रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब यहां पे मोमेंटम नहीं है, यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो, हमें पता है कि मोमेंटम, हमें पता है कि ये जो मोमेंटम है ये क्या होता है, दैट इज आर क्रॉस पी होता है। ये मैंने बता रखा है आपको। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ये डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये पी आ गया बाहर, पी नहीं, आर क्रॉस आ गया बाहर, और ये क्या बचा, डीपी अपॉन dt। dp अपॉन dt किसके बराबर है, दैट इज फोर्स के बराबर, फोर्स के बराबर है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू आर क्रॉस फोर्स। आर क्रॉस फोर्स किसके बराबर है, दैट इज टाउ। तो टाउ क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। मतलब टॉर्क की एक और डेफिनेशन हमारे पास क्या आई, टॉर्क की एक और हमारे पास डेफिनेशन आई। देखो, जैसे फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे हमारे पास टॉर्क क्या है, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला आपको, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt, वैसे ही टॉर्क क्या होता है, dl अपॉन dt। ऐसे ही मैं आपको और बहुत सारे रिलेशनशिप करवाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना। बात समझ है कि नहीं, पूरी, जब तक आप वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे तब तक आपको कोई भी कंसेप्ट समझ आने वाला नहीं है। इसलिए पूरा फोकस रहना, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको एग्जैक्ट वैसे ही समझना। ओके, अच्छा सुनो मेरी बात,
मैं अभी रिपीट कर देता हूं कि वहां जैसे ट्रांसलेशन में फोर्स होता था डीपी अपॉन डी, रोटेशन में फोर्स की जगह लेता है टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है डीएल अपॉन डी। ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये हो गया कि किसी भी बॉडी पे जब फोर्स नेट भी क्या हो, जीरो, और टॉर्क नेट भी क्या हो, जीरो हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। व्हेन नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो लगे और नेट फोर्स भी जीरो लगे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये वाला जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझना। ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो टॉपिक है इसको मैं एंड पे करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक चीज आती है दैट इज आई, क्योंकि आई की नॉलेज हम अभी रखते नहीं है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी नॉलेज ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। जब तक मैं आई का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं कर सकता, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको उतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छे से करेंगे, और फिर पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। होप ये 2 पेज में ऐसे छोड़ देता हूं। तो हम आते हैं कपल पे। बात समझे कि अब ध्यान से समझना, हमने क्या पढ़ा। मैंने बोला मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं तभी समझा पाऊंगा जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पता है। देखो कपल क्या होता है, अ कपल आर अ फोर्स कपल रिफर टू टू पैरेलल फोर्सेस। देखो कपल दो फोर्सेस को बोलते हैं जो एक दूसरे के क्या लगे, पैरेलल लगे। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे के क्या लग रही है, पैरेलल लग रही है। ठीक है, अ कपल आर अ फोर्स ऑफ कपल रिफर टू टू पैरेलल फोर्सेस दैट आर इक्वल। ये वाली फोर्स भी इक्वल है और ये वाली फोर्स भी क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन इन सेंस एंड डू नॉट शेयर द इक्वल लाइन ऑफ एक्शन। इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। मतलब ये ऐसे है और एक फोर्स यहां से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है। जब ये दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो ये बीच में क्या करने लग जाएगी और रोटेट करने लग जाएगी। इट कॉज द रोटेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कपल दो फोर्सेस को बोलते हैं जो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लगते हैं। ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल रहती हैं और ये रोटेशन काज करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कपल। होप आपको कपल समझ आया होगा। ठीक है, कपल 2 बार लिखा गया है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास आता है टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या टॉपिक आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया का मतलब होता है सुस्ती। मतलब ये प्रॉपर्टी वो है बॉडी की जिसकी वजह से कोई भी बॉडी घूमती नहीं है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रोटेशन को रेजिस्ट करती है। मतलब ये मेरे पास एक बॉडी रोटेट कर रही है बड़े मजे में, है ना, ये मजे में रोटेट कर रही है ना। अब इसमें कितनी प्रॉपर्टी है कि ये रोटेट ना हो, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट मतलब घूमना और इनर्शिया मतलब सुस्ती। घूमने में जो सुस्ती होगी उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। हालांकि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने इनर्शिया के बारे में बहुत अच्छे से सीख रखा है। अभी आप ध्यान से देखो कि इनर्शिया का मतलब क्या है। इनर्शिया का मतलब यह है the property of the body due to which या by virtue of which it resists the rotation। मतलब वो प्रॉपर्टी बॉडी की वजह से जो चीजों को घूमने नहीं देती उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से, और ये वैसी ही चीज है जैसे मास होता है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होती है। मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना
कम बॉडी घूमेगी। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो कम घूमेगा, उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब जितना दूर घूमेगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा और उतनी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कि वो ना घूमे। मैं क्या बोल रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से चीजें घूमती नहीं है, उसके अंदर सुस्ती आती है कि वो ना घूमे। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब वो उतना कम घूमता है, उसमें सुस्ती ज्यादा होती है। और जितने दूर जितना दूर है, जितना क्या है, दूर है ना, मतलब मान के चलो कि मेरा मास ये है, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है। अब मेरा मास फैल गया, रेडियस बढ़ गया, तो मेरा कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है ना, होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि r क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास बढ़ाने से बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस बढ़ाने से बढ़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बढ़ाने से बढ़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है रोटेशन को। जितना मास ज्यादा उतना रोटेशन कम होती है, और जितना एक्सिस से दूर होगा उतना रोटेशन कम होती है। मतलब रोटेशन कम होने का मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। पक्की बात। अच्छा मैं बोल रहा हूं ये दोनों इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाया तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर आया। एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू के थी, एम आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है 1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या निकला, एम आर स्क्वायर। हमेशा याद रखना रेडियस आर बढ़ाने से आई बढ़ता है, आई बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी बढ़ती है रोटेशन को रोकने की, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देख लो, यूनिट ऑफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मास की यूनिट होती है केजी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके डायमेंशंस क्या होंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम इज मास एंड डिस्टेंस क्या हो गया एल स्क्वायर, एम एल टू इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा सुनो मेरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज दे रखा है, जैसे इसको आप थोड़ी देर के लिए भूलो, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं चीजों को उस तरह से याद रखो। जैसे आपसे कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रिंग मेरे पास ये है, ठीक है, ये रिंग है, ये मेरे पास क्या है, रिंग है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब इसको बीच में एक्सिस के बीच में इस तरह से घुमा दो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ रिंग एंड आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। इसी तरह से मैं दूसरा लिख रहा हूं, दूसरा आराम से सुनना, दूसरा मैं इसी रिंग को थोड़ा नीचे कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर, ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एम आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ सिलेंडर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब ये आपके पास सिलेंडर है, ये आपके पास रिंग था, उसी को खींच के नीचे कर दिया तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो वही लिखा है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है और सिलेंडर का भी एम आर स्क्वायर होता है। फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क आपने देखा होगा आपके घर में सीडी आती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये बढ़ा के कम हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मतलब डिस्क को घुमाना आसान होता है। उसी तरह से ये तीसरा था, ये फोर्थ हो गया। डिस्क को आप क्या करोगे, जैसे ये डिस्क है, ये है ना रिंग, इसके ऊपर टीन लगा दिया तो ये बन गया डिस्क। इसी को ये ऐसे डिस्क 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 डिस्क, तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड सिलेंडर। ये क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर। ये क्या बनता है मेरे पास,
सॉलिड सिलेंडर का भी देखोगे तो क्या आता है, वही सेम आता है, mr²/2। ये मेरे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर, और ये मेरे पास क्या है, दैट इज होलो 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 सिलेंडर। ठीक है, 4 याद हो गए, मतलब ये डिस्क का भी याद हो गया और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का भी याद हो गया। अब ध्यान से समझना, अब मेरे पास है रॉड, 5वीं मेरे पास क्या है, रॉड। रॉड को मैं बीच से घुमा रहा हूं, बीच से घुमा रहा हूं, रॉड को मैंने बीच से घुमाया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, दैट इज I इज इक्वल टू ml²/12, L²/12। मतलब ये रॉड है, इसको बीच में से घुमाना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/12, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। वैसे ही अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने एंड से घुमाता है, एल लेंथ का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज ml²/3। मतलब समझना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको, इस रॉड को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे 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 एंड से घुमा रहे हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3। डिनोमिनेटर कम हुआ ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदि को घुमा रहे हो ऐसे, तो उसका क्या होगा, ml²/2। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज स्फीयर। ये बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है, इसको ऐसे घुमाओगे, ये ऐसे है ना, तो इस स्फेरिकल, और मैं बोल रहा हूं ये सॉलिड है, सॉलिड है ना, ये स्फीयर है बट क्या है, सॉलिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है, m हो गया मास और r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और उसी तरह से ये कितना आ जाएगा, ये 6th 7th 8th 8th क्या होगा, प्लास्टिक का बॉल जो अंदर से क्या है, खाली, होलो होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू आधा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2/3 mr²। तो ये मैंने स्फीयर का भी डिस्कस कर दिया, ये रॉड का भी डिस्कस कर दिया, और ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मैंने कितने बताए हैं, दैट इज 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। रिंग का mr², होलो सिलेंडर का mr², डिस्क का mr²/2, सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, बीच में से अगर रॉड घुमा दी जाए तो ml²/12, एंड से घुमा दी जाए, देखना इसकी रोटेशन को देखना जरा सा, ये देखना एंड से घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंड से घूम रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ml²/3। सॉलिड स्फीयर का क्या है, 2/5 mr²। ये देखो सॉलिड स्फीयर का, ये देखना इधर भी लिखा हुआ है, और होलो स्फीयर का क्या है, दैट इज 2/3 mr²। मैं बोल रहा हूं ये वाली चीज ना डिस्कस करो, नहीं पूछी जाएगी, ये वाली चीज ना डिस्कस करो, नहीं पूछी जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? तो मैं बता दूं, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 थ्योरम्स आती हैं। एक थ्योरम है दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसको बोलते हैं, और दूसरी थ्योरम है दैट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लेना। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, इधर देखना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, बोलती है कि ये घूम रहा है सेंट्रल एक्सिस से, ये सेंट्रल एक्सिस से क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, सेंट्रल एक्सिस से घूम रहा है। अगर हमें सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका पता है कि ये कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और अगर हमें कोई पैरेलली बोले कि पैरेलली सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पैरेलली मतलब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जब ये ऐसे घूमने लग जाएगा, कैसे, ये एक्सिस है और इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमने लग जाएगा। बात समझे कि नहीं आई? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, वो बोलती है अगर आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है
और अगर इस एक्सिस के पैरेलली आपसे कोई पूछे, जैसे सेंटर का पता है और आपसे क्या पूछे, पैरेलली पूछे, पैरेलली मतलब इधर ऐसे घूमने लग जाए, ऐसे घूमने लग जाए, और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो नहीं, जो मतलब पैरेलल एक्सिस का क्या होगा, इस पैरेलल एक्सिस का क्या होगा, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास इनटू यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब देखना ध्यान से, अगर आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर पैरेलली आपसे पूछा जाता है, तो वो जो पैरेलल वाला होगा, ये आई जो पैरेलल होगा, वो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इसका, और यहां से लेकर पैरेलल एक्सिस तक कितनी दूरी है, दैट इज डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। बोल रहा है अगर सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर पैरेलल का पूछा है, जो पैरेलल का होगा वो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बात समझ कि नहीं है, सेंटर का पता है, और अगर पैरेलल पूछ रहा है, तो ये जो पैरेलल का होगा सेंटर प्लस इस बॉडी का मास जो घूम रही है इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे सर। अच्छा, इसके बाद है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। बोलता है कि अगर आपको दो प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे इस प्लेन का पता है, जैसे ये एक्सिस है और आप ऐसे घुमा रहे हो, इस प्लेन का पता है, ठीक है, ये इस प्लेन का पता है, ये कौन सी एक्सिस है, दैट इज आई एक्स का आपको पता है, आई एक्स का आपको पता है, ऐसे ही घूम रहा है ना, ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। और आपको आई वाई का भी पता है, ये ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई z का पूछे, z का मतलब हो गया कि ये ऐसे कैसे होगा, ये z ये वाला होगा ना, आराम से सुनना पहले, ये z होगा, z एक्सिस के अराउंड क्या होगा, ये ऐसे घूमने का, जो z वाला होगा ना वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको आई एक्स पता है, आपको आई वाई पता है, और आपको आई जेड पूछा है, आई जेड मतलब इसके अराउंड जो घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड अगर पूछा है, तो वो क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा। मतलब अगर किसी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द, मतलब ये प्लेन है ना, ये प्लान है, ये भी प्लान है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा इधर, है ना, वही बात कर रहा है, जो आई जेड होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ऑन प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिस। बात समझे कि नहीं, इसका ये कहने का मतलब है कि अगर ये प्लेन है, इसका आपको आई एक्स पता है, आई एक्स पता है, ये एक्स एक्सिस, और आई वाई भी पता है, तो आई जेड, ये क्या हो गया, आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। होप आपको परपेंडिकुलर, देखो आपको आई एक्स पता है, ये आई एक्स पता है, और एक्सिस ये मैंने थोड़ा सा मतलब ये आई एक्स पता है ना, इसको ऐसे करो तो आई वाई भी पता है, और ये वाला जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल निकालने में मदद करती है, बट जब मैं आपको नीट या जेई का पढ़ा रहा हूंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। भी नहीं रहा हूं इसके बारे में,
ठीक है, अब है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, इसको डिनोट करते हैं के से, एक ये डिस्टेंस है, समझना। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास रिंग है, इसका कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास कर रही है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे कुला कैसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब मैं बोल रहा हूं को कि इस रिंग का गोला बनाओ, मतलब इसको पिघलाओ, इसका गोला बनाओ और इसका मास बना दो m। इसी रिंग मास का ये जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, इस रिंग को पिघलाओ और इसका मास क्या बना दो m, और इसको उसी सेंस में रोटेट करवा दो, और ये वाला डिस्टेंस के रखो, ये वाला डिस्टेंस क्या रखो, एक्सिस से डिस्टेंस क्या रखो के, ताकि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आए, सेम आए। मैंने क्या बोला कि ये कोई सिस्टम है, इसमें रिंग भी ले सकते हैं, स्फीयर भी लिख सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, रॉड भी ले सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दैट इज मुझे पता है रिंग का अगर सेंटर से एक्सिस पास करे तो वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो ये एम आर स्क्वायर है। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं बोल रहा हूं इस रिंग को पिघलाओ और उसका मास बनाओ और उसको उसी सेंस में रोटेट कर दो, जो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला, आई डैश इज इक्वल टू आई, इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम, दूरी कितनी है, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम, आई अपॉन एम, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। मतलब वो पिघला के जो सिस्टम जिस डिस्टेंस पे रखोगे, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वजह से, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो सिस्टम जो पिघलाओगे और ऐसे डिस्टेंस पे रख के घुमाओगे ताकि इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आए, और उसी डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, दैट इज द डिस्टेंस इज नोन एज द क्या बोलते हो उसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया कि एक सिंपल सा सिस्टम था, जैसे रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, रॉड हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको पिघलाओ, मास बनाओ, पॉइंट मास बना के इसको क्या कर दो, यहां पे घुमा दो, उसी सेंस में घुमा दो और ऐसे डिस्टेंस पे रखो ताकि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर आता था, तो यहां पे डिस्टेंस क्या, के, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम, और के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन है डिस्टेंस ही है। जब आप एक बॉडी को, रिंग को, स्फीयर को, सिलेंडर को, रॉड को गोला बना के घुमाते हो, जिस डिस्टेंस पे घुमाते हो ताकि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन, समझना, radius of gyration in journal is the distance from the center of the mass of the body, center of the mass of the body, ये distance है, in which whole mass would be concentrated without changing its moment of rotation। मतलब इस सिस्टम का whole mass concentrated है, inertia about and axis through the center of the mass, मतलब जो इसके center of mass से गुजरती थी लाइन। बात समझ आई नहीं कि मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन इन जर्नल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एट विच द होल मास टू बी कंसंट्रेटेड विदाउट चेंजिंग द मोमेंट ऑफ। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है इसके सेंटर ऑफ मास से रेडियस ऑफ एक्सिस पे, जब ये वाला मास कोई और बॉडी था और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, आई, और जब आपने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे डिस्टेंस पे रखे घुमाया ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम आए। होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं बोल रहा हूं इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई ना कोई, इसको पिघलाया, इसका मास बनाया, एक दूरी पे आपने घुमा दिया, जैसे वो उधर घूम रहा था वैसे इधर भी घूमे ताकि उधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाए।
ऐसे डिस्टेंस पे जहां पे वहां का और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाता है, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। वही चीज लिखी है, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास of a body at which the whole mass to be concentrated without changing the moment of rotation of inertia about an axis through the center of the mass। अच्छा, काइनामेटिक इक्वेशन फॉर द रोटेशनल मोशन। देखो मेरी बात सुनो, हमें यह पता है, सुनना ध्यान से इधर, हमें यह बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब चीज ट्रांसलेट करती है, बट जब चीज रोटेट करती है तो ये इक्वेशन बदल जाती है। किसमें? ये आ गया ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम, टाइम। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है, और ये चेंज किस में हो जाता है? डिस्टेंस होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो जहां, देखो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, मैं देखना, जहां पे वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाइम और टाइम है। जहां पे डिस्टेंस है वहां पे एंगुलर डिस्टेंस है, यहां पे इनिशियल पे ओमेगा नॉट, और टाइम तो टाइम ही रहता है, यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत अच्छे से जानते हो, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। ठीक, अच्छा देखो, अब इस चार्ट को ना बेहतरीन तरीके से पढ़ना। क्यों बेहतरीन तरीके से पढ़ना? क्योंकि ये कंपैरिजन है। किस किस का कंपैरिजन है? दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? जब चीजें सीधा सीधा आगे बढ़ती हैं, जब चीजें सीधा सीधा आगे बढ़ती हैं इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और जब चीजें घूमने लग जाती हैं तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो, ट्रांसलेशन में डिस्टेंस होता है x, यहां पे क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस होता है थीटा, यहां पे टाइम होता है, यहां पे भी टाइम होता है, यहां पे वेलोसिटी है, दैट इज dx अपॉन dt, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज d थीटा अपॉन dt, और हमने इसका और इसका रिलेशनशिप निकाल के रखा है। अच्छा, यहां पे एक्सेलरेशन है, दैट इज dv अपॉन dt, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या? दैट इज d ओमेगा अपॉन dt। यहां पे मास है, यहां पे मास है, इनर्शिया, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? दैट इज आई, दैट इज आई। मास, मास ट्रांसलेशन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में है, ये दिमाग में रखना। अभी मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करवाऊंगा, वहां पे ये जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसको समझना थोड़ा, देखो, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन ए, ये ट्रांसलेशन में, यहां पे टॉर्क, टॉर्क फोर्स की जगह लेती है, तो मास की जगह क्या लेगा? दैट इज आई, और एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा होगा। ये दिमाग में रखना। लीनियर मोमेंट, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको और भी लिख सकते हैं, दैट इज dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसको और कैसे लिख सकते हैं? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt। इसका रिलेशनशिप भी हम बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p इंटू एम इंटू वी, p इंटू एम इंटू वी, p m इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम है l, m की जगह i और वेलोसिटी की जगह ओमेगा। रिपीट कर रहा हूं, p m इंटू वी होता है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो
तो यहां पे मोमेंटम, यहां पे एंगुलर मोमेंटम, यहां पे p, यहां पे l, यहां पे जो मास है वो किस में चेंज हो जाएगा, I में, और जहां पे v है वो किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा में। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी है। ये जो टॉर्क होता है ना, इसको एक और अच्छी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी लिखते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला भी है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू मोमेंटम, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इंपल्स क्या है? फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा? टॉर्क इंटू डेल्टा टी, टॉर्क इंटू डेल्टा, या देखो ना, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। टाइम टाइम रहता है, और चेंज इन एंगुलर, चेंज इन मोमेंटम, यहां पे क्या आ जाएगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो वर्क डन होगा वो टॉर्क इनटू थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, बता चुका हूं मैंने, पावर का मैं बड़ा समझाया है। और यहां पे फोर्स को कौन रिप्लेस करेगा? टॉर्क। और यहां पे वेलोसिटी को कौन रिप्लेस करेगा? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द चार्ट विच रिलेट द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपने भी बहुत अच्छे से समझा है। जो चीज दिक्कत आ रही है उसको आप बार बार देखो, देखना चीजें अच्छे से समझ आएंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने अभी आपको मैंने बोला था कि हम एक चीज बाद में पढ़ेंगे। वो चीज क्या थी? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने ये बोला था कि हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको यहां पे लड़की तक दिनक नाचते हुए नजर आ रही है। अभी मैं इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझाऊंगा। अभी बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहां पे एक चीज ऐड करो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्या ऐड चीज करो? एंगुलर मोमेंटम। बोलता है इफ व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, बोलता है जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगी, देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, टॉर्क जो होती है, वो डी एल अपॉन डी टी होती है। यही होता है ना, टॉर्क क्या होता है? डी एल अपॉन डी टी। ये जीरो है, टॉर्क क्या है? जीरो। तो इसको मैंने क्या लिखा? डी एल अपॉन डी टी, है ना। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एल। ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू डी टी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये कितना आ जाएगा? डेल्टा या डी एल। डी एल को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। मतलब अगर बाहर से टॉर्क जीरो है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहती है? जीरो रहती है। मतलब बाहर से कोई घुमाने वाली फोर्स नहीं लगी है, तो जितनी मोशन में बॉडी है, घूम रही है, उतने मोशन में ही बॉडी घूमती रहती है। मतलब ये पक्का है ना, ये घूम रहा है, ये घूमता रहेगा, है ना। अगर बाहर से टॉर्क ना लगे तो ये इसी स्पीड पे घूमता रहेगा। इसका मोमेंटम बदलेगा नहीं, इसका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई टॉर्क लगेगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, इसके अंदर का मोशन क्या करेगा? बदलेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सुनो। अभी आपने क्या पढ़ा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यही पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, दैट इज आई फाइनल ओमेगा फाइनल, ये याद रखना, इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। समझ आया कि नहीं आया? मैं इसको क्यों बता रहा हूं, देखो ये जो एल है ना, एल एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका मतलब क्या होता है? दैट इज आई इंटू ओमेगा। ये क्यों सर, ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि P का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू मतलब जब चीजें सीधा सीधा चलती है वो मास होता है, घूमने लग जाती है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? एंगुलर मोमेंटम में। जब चीजें चलती हैं सीधा, वो वेलोसिटी है, घूमने लग जाती है तो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिखूंगा? आई फाइनल
ओमेगा फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को लिखूंगा क्या, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, इससे यह पता चलता है कि आई फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय ओमेगा फाइनल। मतलब एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली, यहां से मैं आपको क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख सकता हूं ना। अगर बाहर से फोर्स जीरो है, बाहर से फोर्स क्या कर रही है, जीरो लग रही है, टॉर्क जीरो है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन ओमेगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझे कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं बोल रहा हूं टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि घूमती हुई में मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है। और खुद देखो ये दोनों आपस में क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में जहां पे आइस के ऐसे आइस फील्ड बनाई जाती हैं और स्केटिंग करते वक्त ना वहां पे लड़कियां नाचती हैं। कैसे नाचती हैं, ऐसे स्केटिंग कर रही हैं, कर रही हैं और ऐसे घूमती भी हैं। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे लड़की घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है ना। अब पहले केस में देखो, पहले केस में, इस वाले केस में देखो, इस फर्स्ट केस है, ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, बॉडी ऐसे है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है क्योंकि रेडियस कम है। तो ये क्या करेगी, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तेज तेज घूमेगी। पहले वाले केस में क्या, लड़की ऐसी है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है क्योंकि रेडियस क्या है, कम है। मैंने बताया था ना, ऐसे 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 ऐसे। बट ये वाला जो घूमन होगा उसका तेज तेज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ये आर कम है इसका क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, आर इसका कम है तो आई भी इसका क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से ओमेगा बढ़ जाएगा क्योंकि आई और ओमेगा दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, जहां ओमेगा ज्यादा होता है वहां आई कम होता है, जहां आई ज्यादा होता है वहां ओमेगा कम होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपके सामने केस दिख रहे हैं दो। कितने केस दिख रहे हैं, दो केस। एक ये केस नंबर फर्स्ट दिख रहा है, केस नंबर फर्स्ट, ये लड़की घूम रही है ऐसे, है ना। बड़े बड़े शहरों में आइस फील्ड बनाई जाती है और वहां पे लड़के और लड़कियां नाचती हैं आइस फील्ड पे। मतलब लड़की ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमने का मतलब केस नंबर फर्स्ट में ऐसे घूम रही है, उसकी बाहें खुली नहीं है, ऐसे घूम रही है। जब ऐसे घूम रही है तो इसका आई, इसके आई की आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आई आर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब जिसका रेडियस कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कम है ना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो इस केस में आई इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा। आई कम तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा। तो इस केस में लड़की बड़ी फास्ट घूमेगी, फास्ट 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 फास्ट। बात समझेगी नहीं, इस केस में लड़की क्या करेगी, फास्ट घूमेगी। केस नंबर टू, केस नंबर टू आपको ये इधर दिख रहा होगा, मैं इधर दिख रहा हूं, केस नंबर सेकंड। इस केस में बाहें खुल गई हैं, बाहें खुल गई हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो ये बाहें खुल गई हैं। जब बाहें खुल गई हैं तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और आई की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। आर बढ़ गया, आई बढ़ गया। ठीक है, तो जब आई बढ़ गया तो सी की वैल्यू क्या, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इस केस में ये जो ओमेगा की वैल्यू होगी ये कम होगी, तो इस केस में ये लड़की क्या करेगी, स्लो घूमेगी। ये क्या था, एक एप्लीकेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अगर आपको चीजें समझ नहीं आई हैं तो प्लीज
आप इस लेक्चर को दोबारा देखें। बात समझ है कि नहीं है? मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने सिलेबस का हर एक पॉइंट टच किया है। यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। मैंने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डेफिनेशंस करवाई हैं, डेरिवेशंस करवाई हैं, यूनिट्स बताया, डायमेंशन बताया है और पूरा बोर्ड्स के रिलेटेड पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई है। तो इंशाल्लाह मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी ग्रेविटेशन की। एंड थैंक यू, बस मुझे यही कहना था और प्लीज आप कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यहां पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। होप आपको मजा आया होगा ये लेक्चर देख के, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास है, वहां पे पूछ सकते हो। और एक चीज याद रखो, ये लेक्चर कंप्लीट कर लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बस। और दिमाग थोड़ा खुला रखना है, खोपड़ा खुला रखना है, सोच समझ के चीजें करनी है, ठीक है, ताकि कोई एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो तब आप आराम से कर सको। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, बशीर, नजीर, नाजिया साहब विद न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके सर।